हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार। आज 10 मई है और 10 मई के करंट अफेयर में किन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हमको डिटेल में जानना है उसको हम देख लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि आने वाले जो 15 से 20 मिनट हैं वो आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, जो कि अभी आप लोग दे नहीं रहे हैं। यानी कि मतलब कि जितने सब्सक्राइबर कह लें या तो जितने व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे हमारे मेंबर हैं वो लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वो लोग भी अपने एग्जाम को लेकर जो है इतने मतलब कि अभी गंभीर नहीं हुए हैं। वो इंतजार कर रहे हैं कि आयोग जो है कब डेट दे दे और जब डेट दे देगा तब हम बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अभी से ही आपको लगना होगा, अभी भी समय नहीं बीता है। मई अभी शुरुआती हुआ है, शुरुआत के केवल 9 दिन ही बीते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आप लोग करंट अफेयर को बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ना शुरू कर देंगे तो वहीं से आपका जो है हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा, वहीं से आपका ज्योग्राफी भी कवर हो जाएगा, वहीं से आपका पॉलिटी, एनवायरमेंट, साइंस, सारे टॉपिक जो है आपके वहीं से कवर हो जाएंगे, जैसे मैं लेके चलता हूं आप लोग को। तो आज 10 मई है और आज के करंट अफेयर में किन टॉपिक के बारे में डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। राष्ट्रीय पोषण संस्थान के बारे में बात करेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। ये आपका जो है मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर हम बात करेंगे पी रूल। पी रूल क्या है, ये किससे संबंधित है और ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करने वाला है। फिर हम बात करेंगे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के बारे में कि ये कल चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, और ये भी हमारा मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। सौर ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि इससे रिलेटेड कल क्या न्यूज हाईलाइट हो रही थी, ये भी हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। फिर हम बात करेंगे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। ठीक है, ये भी हमारा जो है मिसलेनियस का पोर्शन कवर करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अफ्रीकी यूनियन के बारे में, अफ्रीकी संघ के बारे में हम बात करने वाले हैं कि ये चर्चा में कल क्यों बना हुआ था। और अब देखिए G20 में अफ्रीकी संघ जो है जुड़ गया है, यानी कि G21 बन गया है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए अफ्रीकी संघ और अफ्रीकी कंटिनेंट, ये दोनों जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे दारफुर रीजन के बारे में। दारफुर रीजन का संबंध जो है किस महाद्वीप से है, साथ ही ये किस देश में स्थित है, इससे संबंधित कौन सा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। अब ये हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रीजन होगा क्योंकि ये चर्चा में बना हुआ है। और अंत में बात करेंगे हम ओरंगुटान डिप्लोमेसी के बारे में कि ये क्या है, ये कूटनीति किस देश द्वारा शुरू किया गया और ये चर्चा में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, जो कि आपका मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो आने वाले 20 से 25 मिनट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और शुरुआत करते हैं हम अपने वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। तो हाल ही में वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 जारी किया गया है, जो कि सबसे अमीर शहरों की एक रिपोर्ट जो है बताती है। इसमें क्या है कि विश्व में सबसे अमीर शहरों की जो मतलब कि अमीर शहरों का जो शीर्ष 50 शहर हैं उसमें जो है अपना जो है मुंबई और दिल्ली भी आ गया है। मुंबई को 24वें स्थान पे रखा गया है और दिल्ली को 37वें स्थान पे रखा गया है वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट 2024 के अनुसार। ये आप ध्यान रखेंगे। और शीर्ष शहर कौन सा है, अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर शीर्ष पे है, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने जारी रिपोर्ट में बताया है कि वर्ष 2022 में भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और फ्रांस ये शीर्ष 5 रेमिटेंस यानी कि प्रवासियों की ओर घर भेजे गए धन प्राप्तकर्ता देश है। इसमें भारत शीर्ष स्थान पे है, ये आप ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी ने कहा है कि भारत 100 अरब डॉलर के आंकड़े तक पहुंचने और इसे पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यानी कि वो प्रवासी जो भारत में पैसे भेजते हैं और मतलब कि अब वो जो मुद्रा है वो 100 अरब डॉलर के पार हो गया है, और ऐसा जो है करने वाला भारत जो है इकलौता देश है। तो यहां पे भी भारत शीर्ष पे बना हुआ है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सलाहकार परिषद। हाल ही में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1951 से हिंदुओं की आबादी में लगभग 8% की कमी आई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिम आबादी करीब 43% बढ़ गई है। नेक्स्ट पॉइंट है यजुवेंद्र चहल T20 क्रिकेट में 350 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है केरल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता जिनका नाम है संगीत शिवन, इनका जो है निधन हो जाता है और ये व्योहम डैंडी
गंधर्व और योद्धा जैसी फिल्में इन्होंने जो है डायरेक्ट की थी। इसके अलावा इन्होंने क्या कूल है हम हिंदी भाषा में और अपना सपना मनी मनी जैसी 10 फिल्में जो है हिंदी में भी बनाई हैं, ये भी आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। भारतीय नौसेना के जहाज जिनका नाम है दिल्ली, शक्ति और किल्टन, ये जो है 6 से 9 मई तक सिंगापुर का दौरा करते हैं और इन यात्राओं का उद्देश्य जो है द्विपक्षीय बातचीत करना और आपसी हित एवं साझा सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करना तथा इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा स्थिरता को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को विस्तार देना था। और इस तरह की यात्राएं दक्षिणी चीन सागर में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े की परिचालन तैनाती का ही भाग है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब जहां यहाँ पे न्यूज में एक बार दक्षिणी चीनी सागर आया तो क्यों ना एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ये लगातार चर्चा केंद्र बना हुआ था। क्योंकि अभी हाल ही में आपने अप्रैल में देखा होगा कि फिलीपींस जो है दक्षिणी चीनी सागर से सटा हुआ जो है देश है। फिलीपींस के एक जहाज पे जो है चाइना के 2 जहाजों ने पानी की बौछार से जो है उस पे मतलब कि फोर्सफुली उस पे रोकने की कोशिश की थी। कहां पे? दक्षिणी चीनी सागर में। तब भी ये चर्चा केंद्र बना हुआ था, तो हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। अब इससे सटे हुए देश कौन कौन से हैं, यानी कि जो साउथ चाइना सी है वो किन किन देशों से जो है घिरा हुआ है? ब्रुनेई, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, ताइवान, थाईलैंड और वियतनाम, ये आप ध्यान रखेंगे। यह ताइवान जल संधि द्वारा पूर्वी चीन सागर और लुजोन जल संधि द्वारा फिलीपीन सागर से जुड़ा हुआ है, ये भी आप ध्यान रखें। एग्जाम में पूछ सकता है कि लुजोन जल संधि जो है किस सागर से संबंधित है, तो साउथ चाइना सी संबंधित है, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें 3 द्वीप समूह शामिल हैं। अब कौन कौन से हैं? स्प्रैटली द्वीप समूह है, पार्सल द्वीप समूह है, प्रताप द्वीप समूह है और मैक्सफील्ड तथा स्कारबोरो शोल द्वीप समूह है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्प्रैटली द्वीप समूह ये आप देख रहे होंगे जो मैं जो है सर्कल बना रहा हूं। वहीं पे आप पार्सल आइसलैंड देखेंगे, ये आपका जो है साउथ चाइना सी के नॉर्थ साइड में पड़ेगा। और आपका जो है स्कारबोरो शोल जो आइलैंड है वो भी आपका इधर नॉर्थ साइड में पड़ेगा। साथ ही जेम्स सोल आइलैंड जो है वो भी आपका जो है मलेशिया के पास में पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट द्वीप समूह थे जिसको आप ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं डिटेल में नेक्स्ट पॉइंट की। राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है, सिंपल सी न्यूज थी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने 2024 के लिए आधुनिक खान पान की आदतों के अनुरूप भारतीयों के लिए उन्नत आहार के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय पोषण संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए इस दिशा निर्देश में विशेष रूप से लोगों को शारीरिक रूप से सक्रिय रहने की सलाह दी गई है। अब जब बात यहाँ पे जिक्र हो गई थी राष्ट्रीय पोषण संस्थान की, तो इसका रिवीजन करना चाहिए कि आखिर इसकी स्थापना कब हुई, ये है कहाँ पे। तो बता दें कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना 1918 में सर रॉबर्ट मैक कैरिसन के द्वारा की गई थी, ये आप ध्यान रखेंगे। यह मूल रूप से बेरी बेरी के अध्ययन के लिए पॉस्चर इंस्टीट्यूट कुन्नूर तमिलनाडु में एक एकल कमरे की प्रयोगशाला थी और इसे बेरी बेरी पूछताछ इकाई भी कहा जाता था, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और वर्ष 1958 में बेरी बेरी पूछताछ इकाई का मुख्यालय जो है वो हैदराबाद में हो गया और वर्ष 1969 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय पोषण संस्थान कर दिया गया था, ये आप ध्यान रखेंगे। यानी कि जो इसकी स्थापना हुई थी उसको आप 1918 कह सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय पोषण संस्थान के रूप में जो विकसित किया गया वो 1969 था। ये दोनों ईयर जो है आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही इसका मुख्यालय कहां पे है? हैदराबाद में, ये भी आप ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की जो है पेरोल नहीं है, जिसपे व्यक्ति जो है वो जेल से रिहा होता है पेरोल पे, पेरोल नहीं है पीरूल है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? आपको पता होगा कि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी हुई है, तो उत्तराखंड सरकार ने रुद्रप्रयाग जिले से पीरूल लाओ पैसे पाओ का शुभारंभ किया। एक जो है योजना जो है शुरू किया उन्होंने, पीरूल लाओ पैसे पाओ। तो अब ये पीरूल है क्या, इसके बारे में हमको डिटेल में जानना चाहिए। साथ ही न्यूज ये भी है कि उन्होंने लोगों से, मतलब उत्तराखंड सरकार ने लोगों से जंगल की आग को रोकने के अभियान में सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने का
आग्रह भी किया है। तो बता दें कि जो पिरूल है, पिरूल जो है वो चीड़ के पेड़ की पत्तियों से इसका संबंध है, ये आप ध्यान रखेंगे। पिरूल का उपयोग पारंपरिक रूप से उत्तराखंड में घरेलू पशुओं के लिए बिस्तर बनाने, गाय के गोबर में मिलाकर उर्वरक के रूप में और फलों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। चीड़ की पत्तियां जो 20 से 25 सेंटीमीटर तक बढ़ती हैं, सूखने पर अत्यधिक ज्वलनशील हो जाती हैं। इसी कारण जो है वहां के आग जो है क्या बोलते हैं नैनीताल उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी थी। पिरूल जो है प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है और बड़ी मात्रा में ये गिरता है और धीरे धीरे ये जो है प्राकृतिक रूप से विघटित होता है। तो इसलिए जो है पिरूल जो है ये जो है न्यूज में बना हुआ था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चीड़ के पेड़ की जो पत्तियां हैं ना, जब वो सूख जाती हैं तो वो पिरूल में मतलब कि उन्हीं को जो है पिरूल करते हैं, और जो कि एक रीजन रहा था जो उत्तराखंड के क्षेत्र में जो है जंगलों में आग लगी थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि हाल ही में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने एक कार्य योजना शुरू की है और यह योजना राष्ट्रीय संदर्भ का मूल्यांकन करने, नीति रूपरेखा तैयार करने और जैव ईंधन कार्यशालाओं के आयोजन पर केंद्रित है। अब जब यहाँ पे जीबीए की बात हो रही थी, यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात हो रही थी, तो इसके बारे में हमको एक बार डिटेल से रिवीजन कर लेना चाहिए। देखिए ये सारी जो न्यूज होती है ना, सिंपल सी न्यूज होती है, आप कोई भी पेपर पढ़ेंगे तो उसमें एक कटिंग में रहेगा, लेकिन अब ये आपको चाहिए कि आपको उस न्यूज से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए। ये जो है आपका इन्वेंशन होना चाहिए कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो जब यहाँ पे जिक्र वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की हो रही थी तो इसका रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि जीबीए को नई दिल्ली में 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर लॉन्च किया गया था। यह गठबंधन जैव ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित करने, जैव ईंधन की सामर्थ्य और टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाना और टिकाऊ जैव ईंधन के उपयोग को तेजी करना है और वैश्विक जैव ईंधन व्यापार को सुविधाजनक बनाना तथा साथ ही राष्ट्रीय जैव ईंधन कार्यक्रमों के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना है। इतना आपको ध्यान रहेगा। फिर आगे हम बात कर लेते हैं वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत भारत, अमेरिका, ब्राजील द्वारा की गई थी और 24 देश और 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन पहले ही गठबंधन में शामिल होने के लिए सहमत हो चुके थे G20 सम्मेलन में ही। वर्तमान की स्थिति क्या है? G20 से 8 देश हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, भारत, इटली, जापान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये G20 के सदस्य हैं जो कि जीबीए में शामिल हैं। 4 देश वो थे जो आमंत्रित देश थे G20 मीटिंग के दौरान। कौन कौन से? बांग्लादेश, मॉरिशस, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमीरात। नेक्स्ट 12 गैर देश थे जो कि G20 देश से मतलब कि 12 जो मतलब कि G20 के अलावा जो देश शामिल हुए हैं 12, वो कौन कौन से हैं? बुरुंडी है, फिनलैंड है, गुआना है, आइसलैंड है, केनिया है, पनामा है, पराग्वे है, फिलीपींस है, सेशेल्स है, श्रीलंका है, तंजानिया है और युगांडा है। ये 12 जो है जो कि G20 में नहीं शामिल है, वो देश है जो कि जीबीए में अब जुड़ गए हैं। 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं, एशियाई विकास बैंक, विश्व आर्थिक मंच, विश्व एलपीजी संगठन, सभी के लिए संयुक्त राष्ट्र ऊर्जा, यूनिडो, बायोफ्यूचर प्लेटफॉर्म, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतरराष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी, विश्व बायोगैस एसोसिएशन और विश्व बैंक। ये जो है 12 अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो कि जीबीए का हिस्सा है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही जितने भी यहाँ पे कंट्री हैं जो कि जीबीए में शामिल हैं, उनकी आपको राजधानियां भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से जनरेट होता है, कहीं आसमान से नहीं होता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं। जब यहाँ पे वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की बात हो रही थी तो जैव ईंधन क्या है इसकी भी डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन ईंधन जो किसी कार्बनिक पदार्थ, जीवित या कभी जीवित रही सामग्री से एक कम समयावधि यानी कि किसी भी दिन, सप्ताह या किसी समय माह में
उत्पन्न किया जाता है वो जैव ईंधन कहलाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। इनका उपयोग वाहनों के ईंधन, घरों को गर्म करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है। जैव ईंधन को नवीकरणीय माना जाता है क्योंकि वे उन पौधों से बने होते हैं जिन्हें बार बार उगाया जा सकता है। जैव ईंधन ठोस, तरल और गैसीय हो सकते हैं, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगर जनरेट हो सकता है तो यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको देखने को मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, वो है सौर ऊर्जा। ये न्यूज में क्यों बना हुआ था? तो न्यूज ये है कि इंडिया इज नाउ थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। ठीक है, ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2023 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। ये न्यूज कल के न्यूज़पेपर में आई हुई थी। तो अब जो है आपको जो है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए। बता दें कि रिपोर्ट में क्या क्या चीजें मेंशन थी। भारत 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पे आ गया है, यानी कि वर्ष 2015 में सौर ऊर्जा, सोलर पावर में भारत जो है वैश्विक स्तर पर 9वें स्थान पे था, लेकिन वहीं 2023 में भारत जो है ये तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। 2024 में, सॉरी 23 में नहीं, 2024 में। और जो आधार जो ये डेटा बना हुआ है, ये डेटा 2023 से लिया गया। ठीक है, अब और कौन कौन सी पॉइंट हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, उसको देख लें। और यहाँ पे जितने भी पॉइंट मेंशन हैं, ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, आप इन पॉइंट को वहां पे मेंशन करते हैं तो आपका आंसर बहुत रिच होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा ने 2023 में वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन किया है, जबकि भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% सौर ऊर्जा से उत्पन्न किया है। चीन 156 से ज्यादा टेरावाट आवर, संयुक्त राज्य अमेरिका 33 प्लस टेरावाट आवर, ब्राजील 22 प्लस टेरावाट आवर के बाद भारत ने 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वृद्धि 18 प्लस टेरावाट आवर प्राप्त किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। शीर्ष 4 सौर विकास वाले देशों ने मिलकर 2023 में 75% वृद्धि प्राप्त कर ली है सौर ऊर्जा में। 2023 में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादन 2015 की तुलना में 6 गुना अधिक था, जबकि भारत में यह 17 गुना अधिक दर्ज किया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम के लिए। ये आप ध्यान रखेंगे। रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2015 में भारत की बिजली का 0.5% से बढ़कर 2023 में 5.8% हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट होगा। यहां से सीधे सीधे वन लाइनर प्रश्न भी जनरेट हो सकता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के नेट जीरो उत्सर्जन रिपोर्ट के अनुसार 2030 में सौर ऊर्जा वैश्विक बिजली का उत्पादन 22% तक बढ़ाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी स्टेटमेंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। किसके अनुसार? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अनुसार। सौर ऊर्जा COP28 में सहमत 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय क्षमता को 3 गुना करने का लक्ष्य पूरा करने की क्षमता रखता है। अब जब यहाँ पे इस रिपोर्ट में, अच्छा कौन सी रिपोर्ट थी? ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट थी, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट में जब इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जिक्र हुआ तो लगे हाथ हम इसका भी रिवीजन कर लेते हैं। अब ये है क्या? तो बता दें कि अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय पेरिस के फ्रांस में है, को 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि मोटा मोटा आप ये समझिए कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1974 में हुई थी। और वर्तमान में इसके कितने सदस्य हैं? 30 सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल OECD यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों को ही IEA की सदस्यता दी जाती है, ये आप ध्यान रखेंगे। चिली, आइसलैंड, इजराइल, मैक्सिको, स्लोवानिया को छोड़कर सभी OECD सदस्य देश जो है वो IEA के सदस्य हैं। भारत 2017 में IEA का एसोसिएट सदस्य बना है और वर्ष 2018 में मैक्सिको संगठन का 30वां सदस्य बना था। इसको भी आपने
ध्यान रखना है। अब ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका भी हमने यहाँ पे रिवीजन कर लिया, जो कि हमारा एग्जाम में मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। नेक्स्ट है अफ्रीकी यूनियन। अफ्रीकी यूनियन भी आपका मिसलेनियस का पार्ट कवर करेगा। देखिए संगठन भी जो है ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जो है उनका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है यही पूछ लेता है, कभी कभी इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी ये भी पूछ लेता है, कभी कभी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर वो कौन सा रिपोर्ट जारी करते हैं ऐसे भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। तो ये जो मिसलेनियस के टॉपिक हैं ये भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अफ्रीकी यूनियन से क्या न्यूज थी, तो न्यूज ये थी कि अफ्रीकी संघ ने हाल ही में दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सेना के कदमों की निंदा की है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से युद्ध की इस घातक वृद्धि को रोकने का आवाहन किया है। देखिए अब ये सिंपल सी न्यूज थी, आपको हो सकता हो कि आप पढ़ के इसको इग्नोर करके आगे भी बढ़ जाए, लेकिन आपको करना क्या होता है कि उसी समय मतलब कि उसी दिन आपको अपने किसी भी नोट पॉइंट पे जो है मेंशन करके अफ्रीकी यूनियन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ऐसे टॉपिक जो है उनका रिवीजन कर लेना चाहिए। जैसे आज जो है क्या है 10 मई है, ठीक है। अब आज 10 मई है तो आपको याद होगा कि 10 मई 1857, याद आ रहा है कुछ? तो 1857 की जो हमारी क्रांति थी उसकी शुरुआत 10 मई को ही की गई थी। तो आज आपको 1857 की क्रांति से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं, साथ ही जितने भी क्वेश्चन जनरेट हुए हैं पहले एग्जाम में, उसका आपको रिवीजन कर लेना चाहिए। और यही एक तरीका होता है रिवीजन का, क्योंकि रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना ये बहुत टफ काम है। तो यहाँ पे अभी हम बात कर रहे थे अफ्रीकी संघ का, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि अफ्रीकी संघ में अफ्रीकी महाद्वीप के 55 देश शामिल हैं। अफ्रीकी एकता संगठन की स्थापना जो हुई थी वो 1963 में अफ्रीका के स्वतंत्र राज्यों द्वारा की गई थी और संगठन का उद्देश्य जो है वो अफ्रीकी राज्यों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देना था। और यही जो अफ्रीकी एकता संगठन है ये वर्ष 2002 में अफ्रीकी संघ ने इसका स्थान ले लिया था, इसीलिए इसका नाम जो है अफ्रीकी यूनियन पड़ गया था, जिसका लक्ष्य जो है महाद्वीप के आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना था। अब जब यहाँ पे जिक्र जो है दक्षिणी गाजा की हो रही थी तो इसको भी हम मैप में देख लेते हैं। ये आपका इजराइल है, ठीक है, और ये आपका गाजा वाला एरिया है, गाजा पट्टी वाला ये आपका एरिया है। तो इसके दक्षिणी में राफा क्रॉसिंग है, जिसको आप मैप में देख रहे हैं, जहां पे मैं सर्कल बना रहा हूं और ये जो स्क्वायर बना रहा हूं यही है आपका राफा क्रॉसिंग, जो कि आपका इजिप्ट से सीमा साझा करता है। इजराइल और जो है इजिप्ट के बीच में राफा क्रॉसिंग है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बता दें कि अफ्रीकी यूनियन का जो मुख्यालय है वो इथियोपिया के अदीस अबाबा में स्थित है, ये आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीकी संघ का एक एजेंडा जिसका नाम है एजेंडा 2063। तो अब प्रश्न कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि 2063 एजेंडा जो है वो किस संघ से रिलेटेड है, किस यूनियन से रिलेटेड है? तो आपको ध्यान रखना होगा अफ्रीकी यूनियन से वो रिलेटेड है। एजेंडा 2063 अफ्रीका को भविष्य की वैश्विक शक्ति में बदलने के लिए अफ्रीका का खाका और मास्टर प्लान है। एजेंडा 2063 न केवल भविष्य के लिए अफ्रीका की आकांक्षाओं को समाहित करता है बल्कि प्रमुख कार्यक्रमों की भी पहचान करता है जो अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि, विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और महाद्वीप के तेजी से परिवर्तन का नेतृत्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने अच्छे से अफ्रीकी यूनियन का रिवीजन कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की जो है दारफुर रीजन। अब दारफुर रीजन ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, क्योंकि अब ये भी हमारे एग्जाम के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना अफ्रीकी यूनियन। क्यों? क्योंकि ये अफ्रीकी कंट्री का ही एक पार्ट है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है सूडान। सूडान में सूडान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो जो है दारफुर रीजन कहलाता है। अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या है? न्यूज यह है कि संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के दारफुर क्षेत्र में भूखमरी से होने वाली मौतों की चेतावनी दी है, क्योंकि चल रहे गृह युद्ध के बीच भोजन की कमी के कारण लोगों को घास और मूंगफली के छिलके खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत ही जो है दर्दनाक स्थिति है दारफुर रीजन की, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। तो बता दें कि पूर्वोत्तर अफ्रीका में स्थित सूडान के पश्चिमी क्षेत्र को दारफुर रीजन के नाम से जाना जाता है। सूडान जो है वो पूर्वोत्तर अफ्रीका का एक देश है और वहां पे जो है एक देश है सूडान। तो सूडान का जो पश्चिमी क्षेत्र है वो जो है दारफुर रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसको आप मैप में ये डार्क कलर में देख रहे हैं। दारफुर आमतौर पर एक अर्ध शुष्क पठार है जिसमें मर्राह
पर्वत जो ज्वालामुखी चोटियों की एक श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई 3042 मीटर से अधिक है, वो भी यहाँ पे स्थित है। वर्ष 2011 में दक्षिणी सूडान के अलग होने तक यह अफ्रीका और अरब लीग में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश था। वर्ष 2011 में सूडान और साउथ सूडान ये पहले एक कंट्री हुआ करते थे जिनका नाम था सूडान। अब क्या हुआ कि 2011 में सूडान अलग हो गया और साउथ सूडान अलग हो गया। तो जानकारी के लिए ये भी बता दें कि जो ये सूडान है ना, ये सूडान आपका साहेल क्षेत्र के रीजन में भी आता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए, दारफुर रीजन से आप साहेल रीजन की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उसका भी रिवीजन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बता दें कि जो साहेल रीजन है वो जो है दक्षिणी सॉरी जो आपका अफ्रीकी कंटिनेंट है उसके जो है नॉर्थ साइड में पड़ता है। साहेल जो है वो पश्चिमी और उत्तर मध्य अफ्रीका का एक अर्ध शुष्क क्षेत्र है जो उत्तर में शुष्क सहारा रेगिस्तान तथा दक्षिण में आर्द्र सावना के बीच संक्रमण कालीन क्षेत्र का निर्माण करता है। जो ये आप पिंक कलर का, लाइट पिंक कलर का जो ये आप रीजन देख रहे हैं और जो संबंधित देश देख रहे हैं, यही आपका जो है साहेल का रीजन कहलाता है, जो कि पिछले वर्ष से लगातार चर्चा में केंद्र बना हुआ था क्योंकि कई देशों में वहां पे जो है सैनिक ने सत्ता हस्तांतरण कर लिया था। साहेल अटलांटिक महासागर से पूर्व की ओर उत्तर सेनेगल, दक्षिण मॉरिटोनिया, माली में नाइजर नदी और महान मोड़ बुर्किना फासो, दक्षिण नाइजर, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिण मध्य चाड और सूडान तक फैला हुआ है। इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो साहेल रीजन में कौन कौन से देश शामिल हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे। और साथ ही बता दें कि ये जो है आपका अटलांटिक महासागर से होकर लाल सागर तक की सीमा जो है, मतलब कि आपके इसके ईस्ट में लाल सागर है और इसके वेस्ट में जो है आप देखेंगे तो अटलांटिक ओशियन पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि ओरांगुटान डिप्लोमेसी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि मलेशियाई आइज ओरांगुटान डिप्लोमेसी विथ नेशन दैट इंपोर्ट्स पाम ऑयल। ये न्यूज जो है पाम ऑयल से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो आपको एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जो कैसे जनरेट हो सकता है उसको यहाँ पे गौर करना होगा। देखिए, वन लाइनर पूछना होगा तो ओरांगुटान डिप्लोमेसी से पूछ लेगा कि डिप्लोमेसी वो किस देश ने शुरू किया है, तो वो मलेशिया, वो जो है मलेशिया ने शुरू किया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो न्यूज ये है कि मलेशियाई प्रमुख पाम तेल आयातक देशों के साथ अपने संबंधों में ओरांगुटान कूटनीति शुरू करने की एक योजना बना रहा है, जिससे इस वस्तु का उगाने के पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में चिंताओं को दूर करने के प्रयासों में जानवरों को व्यापारिक उपहार के रूप में पेश किया जाएगा। ओरांगुटान अभी कुछ दिन पहले भी जो है न्यूज में बना हुआ था, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ओरांगुटान जो है एक जानवर होता है जो कि आपका मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाया जाता है। तो अब बात यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ये जो ओरांगुटान डिप्लोमेसी है आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो एक्चुअली में यह प्रस्ताव यूरोपीय संघ द्वारा पिछले साल वनों की कटाई से जुड़ी वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को मंजूरी देने से आया था। देखिए, पाम ऑयल जो है वो क्या बोलते हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया इन दोनों का जो है आर्थिक जो है सबसे बड़ा स्रोत है। तो यूरोपीय संघ ने क्या किया कि जो है पिछले साल वनों की कटाई से जुड़ी हुई वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। तो अब बात तो है, अगर आप किसी भी देश के अगर आप आर्थिक जड़ को काटने का प्रयास करोगे तो वो कोई ना कोई कदम तो उठाएगा ही। दुनिया में पाम तेल के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक मलेशिया ने इस कानून को भेदभावपूर्ण बताया था। मलेशिया की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पाम ऑयल के कारोबार पर निर्भर है। भारत हर साल लगभग 90 लाख टन पाम ऑयल तेल आयात करता है और यह मुख्य रूप से मलेशिया और इंडोनेशिया से आयात होते हैं। ओरांगुटान इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और बोर्निया द्वीप के मलेशियाई और इंडोनेशियाई दोनों हिस्सों में रहते हैं। यही जानवर है जिसको वो गिफ्ट के रूप में देने के लिए ओरांगुटान डिप्लोमेसी लेकर आया है मलेशिया। ओरांगुटान की 3 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी? बोर्नियन है, सुमात्रान है और तपानुली है। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये सभी तीनों प्रजातियां जो है ये IUCN की रेड लिस्ट के तहत जो है गंभीर रूप से लुप्त प्राय में इनको वर्गीकृत किया गया है। तो आपको जो है इस टॉपिक से क्या ध्यान रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है कि ओरांगुटान डिप्लोमेसी जो है ये किस देश से संबंधित है, तो मलेशिया से संबंधित है। दूसरा आपको ध्यान ये रखना है कि ओरांगुटान ये जो है कहां पाए जाते हैं, तो ये मलेशिया और इंडोनेशिया में मुख्यतः पाए जाते हैं। इसको आपको ध्यान रखना होगा।
अब लगे हाथ हम यहाँ पे मलेशिया का भी देख लेते हैं मैप में कि इसकी स्थिति वैश्विक स्तर पर कहां पे है। तो बता दें कि मलेशिया जो है एशियाई महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मलेशिया में दो भाग शामिल हैं, प्रायद्वीपीय मलेशिया उत्तर में थाईलैंड और दक्षिण में सिंगापुर के बीच, और प्रायद्वीपीय मलेशिया भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर और बोर्नियो इसके जो है ठीक नीचे स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं मलाया पेनिनसुला, ये आपका जो है मलेशिया का पार्ट है, और साथ ही बोर्नियो द्वीप के जो नॉर्थ वाला एरिया है ये भी जो है आपका मलेशिया का पार्ट है। मलेशिया की राजधानी क्या है? इसकी राजधानी कुआलालंपुर है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये एक साउथ चाइना सी से सटा हुआ देश भी है, इसको भी आप लोग ध्यान रखें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। तो यहां पे आपने जो है मलेशिया का भी रिवीजन कर लिया। तो ये तो रहा आपका 10 मई का करंट अफेयर। अगर ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो और आपने अपने अभी तक अपने मई से, अगर आप शुरुआत मई से कर रहे हैं, तो अगर आपने मई के करंट अफेयर नहीं देखे हैं तो जाके उनका आप रिवीजन करिए, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन जनरेट होंगे। और जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे आप कनेक्ट करके पढ़ने का प्रयास करें, एक बार प्रयास करें, क्योंकि अभी एग्जाम की कोई डेट आई नहीं है। वैसे जो है अक्टूबर और नवंबर में संभावित है, समय बहुत है, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और अपना एक प्रॉपर खुद का नोट्स बना सकते हैं, जिससे अंतिम समय में हम कौन सी किताब लें करंट अफेयर के लिए, क्या टॉपिक पढ़ें क्या छोड़ें, ये जो संदेहात्मक स्थिति रहती है ना, ये ना बन पाए। तो अपने नोट्स खुद के तैयार रखें, और बाकी इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एग्जाम बाद टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध हो जाएगा। अभी शायद कुछ दिनों से नहीं जा रहा है, कुछ मतलब कि शायद 3 दिन से नहीं जा रहा है, उन तीनों को मैं एक साथ यहाँ पे अपलोड कर दूंगा आज ही। तो चलिए, अगर सेशन इंपॉर्टेंट लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में चैनल को जरूर शेयर करें, और पहली बार आ रहे हैं तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया करिए। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।